लेकिन अब मार्केट की तरफ रुख करते हैं। क्या 3 PM मूव आया कुछ फाइनेंशियल निफ्टी डे लो। देखिए ये एक ट्यूसडे फैक्टर हमेशा रहता है जो तंग करता है मार्केट को। और आज सुबह ना हजदा मैं आशीष के साथ डिस्कस कर रहा था। मुझे पसंद ही नहीं है जिस तरीके के क्यूज जब सब कुछ पॉजिटिव हो, जब हमारी चारों हेडलाइंस हो कि सारे आज क्यूज पॉजिटिव हैं, एफआई पॉजिटिव, DI पॉजिटिव, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव। वहाँ पर जब भी ऐसा होता है मार्केट आपको इस तरीके का झटका देता है और आज मार्केट ने फिर आपको एक झटका दिया। इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से भी करीब अब 200 पॉइंट दूर हो गया है और निफ्टी तो खैर अच्छा खासा नॉक, इसने कल के हाई से बहुत पहले रिजेक्ट मारा और अब 18,300 के भी नीचे जाने की तैयारी करा। तो जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है अब उसके नीचे जाने की तैयारी हो रही है 18,300 से 350 की। अब देखते हैं ये इसको यहाँ होल्ड कर रहा है या सेकंड सपोर्ट जोन में जा रहा है। लेकिन अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ जुड़ गए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने हाल ही में इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भी तैयार की है और चौथी तिमाही में कंपनियों के नतीजे कैसे रहे और आगे बाजार में चाल कैसी रहेगी, इन सब पर बात के लिए गौतम हमारे साथ हैं। गौतम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मनोज। अर्निंग सीजन काफ़ी हद तक निकल चुका है, हालांकि अभी भी बैक बेंचर्स बाकी हैं। कैसा रहा आपके हिसाब से, ज़्यादा अपग्रेड्स रहे या डाउनग्रेड्स? अनुज, इस बार का जो फोर्थ क्वार्टर का कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन है अभी तक इनलाइन है। अगर मैं देखूं अपने कवरेज यूनिवर्स में अभी तक 135 कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ 12% आया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था 8% का इन 135 कंपनीज के लिए। निफ्टी में अभी तक 35 कंपनीज के नंबर आ गए, वहां पे 13% का अर्निंग्स ग्रोथ है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 12%। सो इनलाइन ही कहूंगा मैं इसको। सेंसेक्स में थोड़ा ज्यादा है, 16% ग्रोथ है 10 के मुकाबले। बट जनरली कुछ दो चार कंपनीज ने बहुत बड़ा बीट दिया है, उसके वजह से भी एग्रीगेट थोड़े से डिस्प्रोपोर्शनेटली हिल गए। जैसे टाटा मोटर्स का एक बड़ा बीट था, कुछ एक ओएमसीज के बड़े बीट्स आए हैं। बट इन जनरल ट्रेंड वाइज अगर आप देखते हैं तो ये नतीजे मैं कहूंगा इनलाइन है एज यूजुअल। पिछले कई क्वार्टर के टाइम जो हमने देखा है, बैंकिंग और ऑटो अभी भी लीड कर रहे हैं नंबर्स को। विदाउट बैंकिंग अगर आप हमारे कवरेज यूनिवर्स के नंबर्स देखते हैं तो जो 12% का ग्रोथ है वो 2 हो जाता है, वो भी इनलाइन ही है। बट आपको एक ये ट्रेंड दिखा रहा है कि फाइनेंशियल हेवी क्वार्टर ये भी साबित हो रहा है। फोर्थ क्वार्टर FY23 इसकी आदत पड़ चुकी है पिछले 7-8 क्वार्टर से। हो सकता है FY24 में जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़े से अर्निंग्स ब्रॉड बेस होंगे और कुछ और सेक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल्स का बेस बहुत हेवी हो गया है। पिछले 5 साल में 45,000 करोड़ का जो फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट होता था निफ्टी में वो 2,10,000 करोड़ हो गया है। तो 5 साल में लगभग 5 गुना प्रॉफिट बेस बढ़ चुका है। यहां से हमको लगता है फाइनेंशियल्स थोड़ा अभी अर्निंग्स ग्रोथ के मामले में नॉर्मल दिखेगा 18-20% का। बट बाकी सेक्टर्स अभी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ऑटो हमने देखा पिछले 2 क्वार्टर से कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल आगे जाके मेरा ये अनुमान है कि हम कंजम्पशन भी बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है, इसलिए हमने कंजम्पशन हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ओवरवेट कर दिया था जब इस बिल्कुल। क्वार्टर का हमने स्ट्रेटेजी रिपोर्ट बनाया था। गौतम, तो क्या दो दो पार्ट का सवाल है मेरा, क्या ये एक रीज़न है कि कंजम्पशन बास्केट इस तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ अर्निंग्स काफ़ी पिक होंगी, ऑटोज, FMCG, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी सब तेज़ भाग रहे हैं। और दूसरा, सिंस आपने बैंक निफ्टी की बात छेड़ी, तो क्या बैंक निफ्टी और सॉरी फाइनेंशियल्स की बात छेड़ी, तो क्या अब इन लेवल्स पर बैंकों को खरीदने में थोड़ा रिस्क है आपके हिसाब से? क्या ये अब एक ओवरबॉट ट्रेड है? नहीं अनुज, इनफैक्ट बैंक्स ने पिछले आप भले ही आपको आज बैंक निफ्टी न्यू हाई पे दिख रहा होगा आज या कल में, बट अगर आप थोड़ा सा पिछले 2-1 साल 3-1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिला है प्रॉफिट ग्रोथ के सामने है। दूसरा, कई सारे बैंकों का डी रेटिंग हुआ है। जो बैंक 3.5-4 टाइम प्राइस पे बुक पे ट्रेड किया करते थे आज वो 2.5 या 2.6 2.7 पे अवेलेबल है। और PSU बैंक तो आज भी, SBI को अगर आप छोड़ते हैं तो सब बिलो 1 टाइम प्राइस पे बुक पे है। तो वैल्यूएशंस अगर आप देखते हैं तो मुझे अभी भी बैंकिंग सेक्टर में काफी जूस दिखता है, बिकॉज इस हाई बेस पे भी आपको 17-18% ग्रोथ आते हुए दिखेगा अगला 2 साल। रही बात कंजम्पशन की, कंजम्पशन पिछले 3 साल से बहुत म्यूटेड रहा है। आप अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज के तो हार्डली कुछ वॉल्यूम ग्रोथ वहां पे आया है। विद इन कंज्यूमर आपने देखा होगा लीवर और ITC का ग्रोथ अच्छा रहा है पिछले 2 साल। बट जो इनके बाद की कंपनियां हैं उनके नंबर काफी अच्छे नहीं रहे पिछले 2 साल से। तो एक वो बॉटमिंग आउट ट्रेंड हमको दिखता है। दूसरा, इस साल आपको 4 बड़े स्टेट में इलेक्शन बाकी है जो अगले 6 महीने में है।
कर्नाटका अभी हो चुका है, और फिर अगले साल आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। जनरली इलेक्शन के टाइम हमने देखा है कि स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी बढ़ता है, जो ट्रिकल डाउन होके नीचे बॉटम ऑफ द पिरामिड के हाथ में पैसा जाता है, क्योंकि स्टेट का भी स्पेंडिंग बढ़ता है और पॉलिटिशियंस भी अपना इलेक्शन के लिए खर्चा करते हैं। तो वो पैसा फिर कुछ लैग इफेक्ट के बाद कंजम्पशन में स्पेंड होता हुआ दिखता है। तो दूसरा वो एक पॉइंट है, और तीसरा पिछले 3 साढ़े 3 साल से अगर आप देखते हैं तो कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक्स, एक आईटीसी को आप बाजू में रखे तो बाकी सारे स्टॉक्स में टाइम करेक्शन हुआ है, चाहे वो फिर डाबर हो, मैरिको हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, कोलगेट हो, इमामी हो, या हिंदुस्तान लीवर ही हो, राइट। तो काफी सारी चीजें साथ में आ रही है अभी, बॉटमिंग आउट ऑफ डिमांड, कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुई है, और स्टॉक 3 साढ़े 3 साल से टाइम करेक्ट हुआ है। तो स्टेपल्स में ये एक पॉजिटिव है। और डिस्क्रिशनरी में हमने जो देखा है, जैसे कुछ स्टॉक्स जो हमारे फेवरेट रहे हैं, टाइटन, मेट्रो, वेदांत फैशन, ट्रेंड, इन सब में हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई रूरल कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन रहा है पिछले 1 डेढ़ साल में, जो ज्यादा खराब हुआ है, लेकिन अर्बन कंजम्पशन रिलेटिवली ठीक ठाक रहा है, जिसका बेनिफिट हमको इन स्टॉक्स के नंबर्स में दिखा है पिछले 1-2 साल में, और उनका परफॉर्मेंस भी स्टेपल्स के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर रहा है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे FY24 में, हमको लगता है कि कंजम्पशन एक कमबैक कर सकता है। कंजम्पशन के कमबैक में कितनी कितनी वेटेज आप होटल कंपनियों में देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन होटल एक स्टेला परफॉर्मर रहा है, नतीजे हमने देखे हैं, हर क्वार्टर में इसने अपने आप को सुपरसीड किया है। साथ ही साथ शैले होटल्स में एक अच्छा खासा कैचअप देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपको कुछ अभी भी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव लग रहा है, या फिर देव रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स? नहीं, एग्जैक्टली हमें बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी। इनफैक्ट पहली बार हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर का हमने 3% वेट रखा है। हमने इंडियन होटल अभी अप्रैल के बिगिनिंग में वापस मॉडल पोर्टफोलियो में डाला था, लगभग 310 के दाम पर, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए इंडियन होटल्स के। अभी एनालिस्ट मीट भी हुआ था लास्ट वीक में। व्यू बहुत पॉजिटिव है होटल्स पे, क्योंकि कई सालों बाद अगर आप पिछले 15-20 साल का नंबर्स देखते हैं इंडियन होटल का ही, तो जो उन्होंने EBITDA 2008-9 में किया था उस साइकिल के पीक में, वो EBITDA उन्होंने 2019 में किया, 10 साल के बाद, राइट। और फिर पिछले 3 साल 20, 21, 22 कोविड की वजह से पूरा P&L बैलेंस शीट डिसरप्ट हो चुका था। तो 2023 में उन्होंने जो प्रॉफिट नंबर दिया है, वो पिछले पूरे डेकेड का अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होगा, इतना बढ़िया उनका 2023 रहा है। और हमें लगता है कि ये जो आगे है अगला 2 साल में होटल सेक्टर के लिए डिमांड सप्लाई डायनामिक्स जो है काफी बेहतर है। और इंडियन होटल्स का ही अगर आप बात करते हैं, जिनके EBITDA मार्जिन 17-18% पे होते थे फॉर 10 ईयर्स, उन्होंने इस साल 35% का EBITDA मार्जिन किया है, और अगले साल के लिए 30 से 33% के बीच में उन्होंने गाइडेंस दिया है, प्लस फ्री कैश फ्लो, प्लस आपका कैपेक्स भी अभी पीक कैपेक्स पीछे चला गया है। तो हमको होटल में अभी भी काफी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है अगले 1-2 साल के हिसाब से। इनफैक्ट हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इंडियन होटल्स भी है और लेमन ट्री भी है, तो ये दो हमारे प्रेफर्ड आइडियाज है। इंडियन होटल। अच्छा गौतम जी, आपने हाल फिलहाल में एक डिटेल रिपोर्ट निकाली थी पेटीएम की नंबर से पहले। काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स वहां पर निकल कर आई थी, जिस तरह से डिजिटल पेनिट्रेशन देखने को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर पेटीएम के नंबर्स में भी हमने देखा साइंस है इंप्रूवमेंट की, जो कंपनी चाहती है कि बिट्टा पॉजिटिव हो, उस राह पर निकल चुकी है। आप इस समय क्या एनालाइज कर रहे हैं पेटीएम को लेकर? हाउएवर ये अभी भी स्टॉक अपने इशू प्राइस से काफी नीचे है, क्या वो कैचअप की रैली तो कुछ और जोर पकड़ती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर उसमें टाइम लगेगा? नहीं, बिल्कुल हर्षदा, हमको लगता है कि हर एक क्वार्टर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पिछले क्वार्टर से बेटर रहेगा। जो आपने ऑलरेडी फोर्थ क्वार्टर में देख लिया है, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, एडजस्टेड एबिटा है, ओवरऑल ग्रोथ है इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, पेमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिसबर्समेंट, थर्ड क्वार्टर भी बहुत अच्छा था उनका पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ऑलरेडी अगर आप देखते हैं ट्रेंड क्वार्टर वाइज, बिकॉज लिस्टिंग हिस्ट्री ज्यादा नहीं है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा, तो पिछले 4-5 क्वार्टर से आपको कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और हमको लगता है कि ये आगे जाके और सस्टेन होगा। इनफैक्ट हमारा अनुमान है FY25 में ये ब्रेक इवन हो जाएगा। कंपनी का गाइडेंस मुझे लगता है सेकंड हाफ ऑफ FY24 है। हमारा मॉडल में जो कंजर्वेटिवली बिल्ड किया है वो FY25 का है। हमने इस पे कवरेज बहुत रिसेंटली किया है, 1-1.5 महीना पहले। पहले हमारा कवरेज नहीं करने का रीजन वही था कि हमको वैल्यूएशंस बहुत महंगे लगते थे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मार्केट कैप। तो बोथ जोमेटो और पेटीएम हमने अभी 1 महीना पहले ही अपना इस पे कवरेज चालू किया है,
और हमें लगता है कि यहाँ से और कम से कम 1 साल के हिसाब से देखते हैं तो 25 से 30% का अपसाइड हमको पेटीएम में दिख रहा है। अच्छा गौतम, जो स्टनिंग नंबर्स रहे वो थे डीएलएफ के, और उसके बाद जो रियल एस्टेट में बड़ी रैली आई और होम फाइनेंस कंपनियों में जो बड़ी रैली आई, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पर क्या व्यू, यहाँ पर क्या टॉपिक्स होंगी आपके? अनुज, बहुत सही आपने कहा है कि रियल एस्टेट में एक अलग तरीके का आपको मोमेंटम दिख रहा है नंबर्स में, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, डीएलएफ हो, लोधा हो, और आज आई थिंक ओबेरॉय का रिजल्ट है। प्री सेल्स, न्यू डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट लॉन्चेस, कैश कलेक्शन, आप कोई भी पैरामीटर उठा के इन चारों कंपनीज के देख ले, सब जगह ग्रीन फ्लैश हो रहा है। और उनके जो गाइडेंसेस है FY24 के फॉर प्री सेल्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस और बिजनेस डेवलपमेंट के, उससे ये लग रहा है कि ये सेक्टर में अभी बहुत जूस बाकी है, क्योंकि ये सेक्टर 10 साल तक कहीं नहीं गया था, राइट। FY22 पहला ऐसा साल था जहां आपने थोड़ी तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में देखी, और 23 में वो कंटिन्यू हुई। आज जब हम बात कर रहे हैं, आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी हाइक, मॉनेटरी टाइटनिंग पे ब्रेक लगा दिया है, और ग्लोबली भी हम यही सुनने को मिल रहा है कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स हाइक बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो वो एक तरीके का एक टेलविंड बन जाता है कि अफोर्डेबिलिटी आपकी थोड़ी सी इंप्रूव होते जा रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट आपके बॉटम आउट, टॉप आउट हो चुके हैं, और सेक्टर में इंडिविजुअल कंपनी बाय कंपनी आप देखेंगे कि सेक्टर फंडामेंटल्स काफी बेहतर हो रहे हैं। तो हमारा ये सेक्टर पे, हालांकि ये बड़ा एलोकेशन वाला सेक्टर नहीं है, बट हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मैक्रोटेक अभी भी है, और रिसेंटली हमने गोदरेज प्रॉपर्टी को अपग्रेड किया था करीबन 1 से 1.5 महीना पहले, जब दाम बहुत गिर चुके थे 1100 तक। तो सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है। अच्छा, एक सेक्टर जो बड़ा एलोकेशन वाला सेक्टर रहा है लेकिन जिसने सबसे ज्यादा निराशा दिखाई है वो है आईटी कंपनी, और आपने भी यहाँ पर शायद एक अर्निंग्स कट मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में। ये कितना समय का पेन रहेगा गौतम, रफली? सी अर्षदा, ये बताना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर है और काफी सारे मूविंग पार्ट्स है इसमें, यूएस का ग्रोथ, यूरोप का ग्रोथ। सी आईटी सेक्टर में एक चीज जो हमेशा मैंने देखी कि इसमें हाइप बहुत होता है बोथ साइड्स पे। अगर मैं अपने नंबर्स देखूं, अभी तक 12 आईटी कंपनीज ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। टोटल प्रॉफिट ग्रोथ 9% है, एक्सपेक्टेशन 11% था, राइट। लेकिन रिजल्ट्स के दिन क्या होता है कि किसी कंपनी का एक्सपेक्टेशन 3% टॉप लाइन ग्रोथ का था, और अगर 3.5 आता है तो वो स्टॉक में 5-6% की रैली दिखती है, और 3 की जगह 2.5% आता है तो 5-6% का बिकवाली दिखता है। तो थोड़ा सा एग्जैगरेटेड रिएक्शन होता है रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, बट प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें इस क्वार्टर में भी और ये पूरा साल का भी 9-10% प्रॉफिट ग्रोथ आईटी सेक्टर ने किया है। दूसरी बात, CY22 का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी था, NSE आईटी इंडेक्स वाज डाउन 28%, और इस साल भी आई थिंक ईयर टू डेट 3-4% डाउन ही है, जबकि निफ्टी ऊपर है। सो मुझे लगता है काफी सारा पेन आपको स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशंस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि ऊपर जाने के लिए जो कैटलिस्ट लगेगा वो नियर टर्म में नहीं दिख रहा है। तो इसको एक तरीके से ऐसा कहा जाए कि यहाँ पे आपका डाउन साइड लिमिट हो गया, बिकॉज फ्री कैश फ्लो यील्ड, डिविडेंड पे आउट्स, इस साल भी आपने देखा होगा 85-90% पे आउट हुआ है। इनफैक्ट FY15 से लेकर अगर आप FY22 का डेटा देखते हैं, क्योंकि 23 के अभी एनुअल रिपोर्ट्स आने बाकी है, FY15 to 22 अगर आप देखेंगे, टॉप 5 टियर 1 आईटी कंपनीज ने मिलकर 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, जिसमें से 3,78,000 करोड़ रुपए उन्होंने शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया था थ्रू डिविडेंड एंड बायबैक। तो इतना कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कैपिटल एफिशिएंसी और कैपिटल एलोकेशन का। मुझे लगता है बियॉन्ड अ पॉइंट वैल्यूएशन इसमें ज्यादा नहीं करेक्ट होंगे। हाँ, किसी का अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वहां कुछ कहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये प्राइसेस मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है आईटी सेक्टर के, स्पेशली टियर 1 आईटी नेम्स। राइट गौतम, चर्चा को और बढ़ा सकते थे लेकिन थोड़ी समय की कमी हमारे पास। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू अनुज, अर्षद। ओके, चलिए।